नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में बात करेंगे एक देश एक चुनाव की। दरअसल मोदी सरकार के एक कदम के बाद एक देश एक चुनाव की चर्चा जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। सरकार ने वो कौन सा कदम उठाया है उसके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर एक देश एक चुनाव क्या है। दरअसल सरकार की मंशा ये है कि देश में लोकसभा के चुनाव हो या फिर राज्यों के चुनाव हो, सभी चुनाव एक साथ करवाए जाने चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ खर्च बचेगा बल्कि जो दूसरी कमियां भी हैं जहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो सुरक्षा बलों की तैनाती की बात हो, चाहे वो जो कंपनियां वहां पर तैनात की जाती हैं, इसके अलावा जो भी चुनाव में कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं उनके रहने से लेकर के आवागमन से लेकर के खान पान का खर्च हो वो कम किया जा सके, राजनीतिक दलों की जो लागत लगती है उसको कम किया जा सके। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष इसको लेकर के सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का ये पूछना है कि अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। आखिर पहले बेरोजगारी और महंगाई वाले मुद्दों का क्यों समाधान नहीं किया जाता है, क्यों उन पर फोकस नहीं किया जाता है। तो अब विपक्ष सवाल जरूर उठा रहा है, सरकार संकेत कुछ देती हुई नजर आ रही है। अब समाधान क्या है इस पर भी बात करेंगे, साथ ही साथ ये समझाने की कोशिश भी करेंगे कि क्या देश में एक देश एक चुनाव संभव है, इस पर भी बात करेंगे। और खर्च कहां कहां पर होता है उसको लेकर के भी आपको बताएंगे। लेकिन रुख बड़ी खबर का कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव से जुड़ी ये अहम खबर सामने आ रही है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, संभावनाओं पर विचार के लिए कमेटी बना दी है। तो एक देश एक चुनाव की संभावनाओं पर विचार के लिए कमेटी बना दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष भी बना दिया गया है। तो एक देश एक चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने एक देश एक चुनाव की संभावनाओं पर विचार के लिए कमेटी बना दी है, जिसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां सरकार के इस कदम पर, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि सवाल उठा रही हैं, विपक्षी पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं कि एक देश एक चुनाव की जरूरत क्या है। विपक्षी पार्टियों की माने तो पहले महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का समाधान होना चाहिए। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा जब पूर्व राष्ट्रपति माफ कीजिएगा रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे, इसके बाद दोनों नेता वहां पर बातचीत करते हुए भी नजर आए। और इस मुलाकात पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सरकार ने कमेटी बना दी है। हालांकि आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव को लेकर के अभी केवल कमेटी का गठन किया गया है, अभी किसी तरह के फैसले पर नहीं पहुंचा गया है। और जो कमेटी बनाई गई है वो पहले संभावनाओं पर विचार करेगी कि क्या देश में एक देश एक चुनाव संभव है, क्या लोकसभा चुनाव हो या फिर राज्यों के विधानसभा चुनाव हो वो एक साथ करवाए जा सकते हैं, क्या संभव है। हालांकि ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, ये संभव जरूर है। आपको याद दिला दें कि जब 1947 में देश आजाद हुआ था, उसके बाद 1952 में जब चुनाव हुए थे तो राज्यों के चुनाव और केंद्र के चुनाव एक साथ में हुए थे। उसके बाद आगे भी 1967 तक ये सिलसिला चलता रहा था। लेकिन दिक्कतें कब आती हैं? दिक्कतें तब आती हैं कि जब राज्यों में या फिर केंद्र में जोड़ तोड़ शुरू होता है, उसके बाद सरकारें गिरती हैं, उसके बाद जो चुनाव का सिलसिला होता है वो छिड़कता हुआ नजर आता है। ऐसे में क्या होता है कि चुनाव की तारीखें बदल जाती हैं और अब अमूमन हालात इस तरह के देश में बन चुके हैं कि हर साल किसी ना किसी जगह पर चुनाव होता हुआ नजर आता है। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सरकार ने कदम क्या उठाया है वो हम आपको पहले ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई मुलाकात की जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की। विपक्ष सवाल पूछ रहा है अभी एक देश एक चुनाव की जरूरत क्या है, पहले महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का समाधान जरूरी है। अब एक साथ चुनाव के पीछे मंशा क्या है ये आप समझिए। चुनाव कराने की वित्तीय लागत को कम करना चाहती है सरकार। इसके अलावा प्रशासनिक स्थिरता में परेशानी को दूर करना सरकार का मकसद है। सुरक्षा बलों की बार बार तैनाती से बचना सरकार चाहती है। राजनीतिक दलों की वित्तीय लागत को भी कम करना सरकार का मकसद है। तो ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से सरकार का मकसद क्या है। दरअसल सुरक्षा बलों को बार बार तैनात किया जाता है, जिसकी वजह से
उसका खर्च बढ़ता है चुनाव कराने के लिए, चाहे चुनाव आयोग हो चाहे सरकार हो। उसको एक सर्वे भी ये रिपोर्ट में दिखाया गया था कि एक सर्वे के मुताबिक जब कहीं पर चुनाव होता है तो सरकार और चुनाव आयोग का जो खर्च होता है वो करीब 14% तक होता है। इसके अलावा अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दल जो है वो 35% तक खर्च करते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से चुनाव के दौरान पैसे खूब उड़ाए जाते हैं, प्रचार में खर्च किया जाता है, और जब इस तरह के खर्च होते हैं तो उस वक्त जनता के मन में सवाल जरूर उठता होगा कि ये पैसा आखिर आता कहां से है। अब ऐसे में वो जो खर्च हो रहा है वो बार बार ना हो, एक ही बार में हो, ये सरकार का मकसद है, ये सरकार की मंशा है। तो चुनाव कराने की जो वित्तीय लागत है उसको कम करना सरकार चाहती है। सुरक्षा बलों की बार बार तैनाती से बचना सरकार चाहती है। प्रशासनिक स्थिरता की जो परेशानी आती है उससे बचना सरकार चाहती है, उसको दूर करना चाहती है, और जो राजनीतिक दलों की लागत है उसको कम करना भी सरकार का मकसद है। अब क्या एक साथ चुनाव संभव हैं? ये समझिए, आजादी के बाद एक साथ चुनाव हुए थे, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, एक साथ चुनाव करवाए गए थे। केंद्र और राज्यों में जब सरकारें गिरी तो उसके बाद इसमें अंतर आता हुआ नजर आया। 1951 और 52 में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। लेकिन बाद में 1968, 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने और 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग होने से ये चुनाव कराने का चक्र बाधित हो गया। क्योंकि अगर सरकारें नहीं गिरती तो फिर जो समय सीमा है 5 साल में चुनाव कराने की, वो 5 साल बाद ही वो सिलसिला आता। लेकिन जब सरकारें गिरी तो फिर वो समय चक्र में बदलाव आता गया, जिसकी वजह से जो गैपिंग है वो बढ़ती गई। यही वजह है कि अब स्थिति इस तरह की हो गई है, हालात इस तरह के हो गए हैं कि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। ऐसे में सरकार फिर से लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। अब इस दिशा में ये बड़ा कदम उठा लिया गया है, एक कमेटी का गठन कर दिया गया है जो संभावनाओं पर विचार करती हुई नजर आएगी। सरकार के लिए ये फैसला करना हालांकि आसान नहीं है, इस फैसले को लागू करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक देश एक चुनाव की संभावनाओं पर विचार करने के लिए कमेटी तो बना दी है, लेकिन फैसले को लागू करना और इस संबंध में कानून बनाना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। दरअसल एक साथ चुनाव कराने के लिए कई विधानसभाओं के कार्यकाल में मनमाने ढंग से कटौती करनी पड़ेगी। आपको अगर किसी राज्य में, जैसे आप किसी भी राज्य का उदाहरण ले लीजिए, आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, 2020 में चुनाव हुए थे, अब 2023 में लोकसभा चुनाव होने हैं, यानी कि 3 साल की कटौती करनी पड़ेगी। और अगर इस तरह की कटौती आप करते हैं, यानी कि 2025 में चुनाव करवाने के बजाय 2 साल पहले अगर आप वहां पर चुनाव करवा देंगे तो फिर ऐसे में 3 साल की सरकार राज्य की रह जाएगी। और ऐसे में अगर आप मनमाने ढंग से किसी तरह का कानून लागू करते हैं तो इसको लेकर के विरोध के सुर जरूर दिखाई देंगे। यही वजह है कि विरोध भी इसका हो सकता है, राज्य सरकारें जो उस वक्त सत्ता में आसीन हो वो सरकार इसका विरोध करती हुई नजर आए, मनमाने ढंग से लागू किया गया फैसला इसे बताए, हिटलरशाही इसे एक तरह से करार दे। लेकिन अब संभावनाओं की बात हो रही है। हालांकि अभी इस मुद्दे को लेकर के उस स्तर की सियासत देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी किसी नतीजे पर सरकार नहीं पहुंची है। एक कदम इसलिए ये उठाया गया है ताकि जो संभावनाएं हैं उन पर किसी तरह से बात हो सके, उन पर विचार कर सके। कमेटी फैसला देगी। अब कमेटी में सदस्य कौन कौन से होंगे वो भी जल्द फैसला आ जाएगा। अध्यक्ष जरूर रामनाथ कोविंद को वहां पर बनाया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जो संभावनाएं देश में है या नहीं, वो कमेटी किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। अब चुनाव में खर्च कहां पर होता है ये भी आपको समझा देते हैं। ईवीएम से लेकर वोटर लिस्ट की तैयारी तक खर्च होता है, और इस खर्च की लागत को कम करना सरकार का मकसद है। मंशा में कहीं ना कहीं सरकार की ये है। ईवीएम से लेकर वोटर लिस्ट की तैयारी लगती है, पोलिंग पार्टियों की ट्रेनिंग बाकायदा होती है, क्योंकि कई जगहों पर आपने देखा होगा ईवीएम में खराबी आती है, उस वक्त सिचुएशन को किस तरह से टैकल करना है या फिर ईवीएम का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो पोलिंग पार्टियों को इसको लेकर के बाकायदा पूरी तरह से उनके लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, पहले से ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें भी खर्च होता है। उसके बाद पोलिंग पार्टियों का आवागमन हो और खान पान हो, इस पर भी खर्च होता है। केंद्रीय बलों की नियुक्ति, उस पर भी खर्च आता है। साथ ही साथ राजनीतिक दल जिस तरह से खर्च करते हैं वो तो जग जाहिर है। कितना पैसा चुनाव के दौरान उड़ाया जाता है ये भी देखने वाली बात है। अब लेकिन यहां पर एक और गौर करने वाली बात यह है
कि अगर एक देश एक चुनाव होता है तो उसमें फायदा किसको है और नुकसान किसका है, यहां पर यह समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल अगर जानकारों की माने तो एक देश एक चुनाव अगर देश में लागू हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो राष्ट्रीय पार्टियों को होगा, चाहे बात बीजेपी की हो, चाहे बात कांग्रेस पार्टी की हो, आम आदमी पार्टी की हो। तो जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको इसका फायदा जरूर होगा, और जो नुकसान होगा वो क्षेत्रीय दलों को होगा, क्योंकि लोकसभा जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो आमतौर पर मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर और राष्ट्रीय पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि क्षेत्रीय दलों को उतनी तवज्जो नहीं मिलती है, क्योंकि जनता को यह लगता है कि जो सरकार है वो कोई जो क्षेत्रीय दल हैं वो सरकार बनाने में नाकाम साबित होंगे, वो किसी राष्ट्रीय पार्टी को ही समर्थन देंगे, तो क्यों ना उस राष्ट्रीय पार्टी को ही वोट दिया जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि राष्ट्रीय पार्टियों को ज्यादा तवज्जो मिलती है और जनता राष्ट्रीय पार्टियों के साथ जाना पसंद करती है, जिसका सीधा नुकसान जो है क्षेत्रीय पार्टियों को होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ ही अगर विधानसभा चुनाव होंगे तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपर हैंड जरूर जो है राष्ट्रीय पार्टियों को मिलेगा, नुकसान क्षेत्रीय दलों को इसका उठाना पड़ेगा। अब एक देश एक चुनाव को लेकर बनी कमेटी संभावनाओं पर विचार करेगी। हालांकि इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि अभी तो केवल समिति बनी है, इतना घबराने की बात क्या है, समिति की रिपोर्ट आएगी, फिर पब्लिक डोमेन में चर्चा होगी, संसद में चर्चा होगी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अभी बस समिति बनाई गई है, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कल से हो जाएगा। तो अब सरकार ने संकेत जरूर दे दिए हैं कि एक देश एक चुनाव को लेकर के सरकार विचार करती हुई नजर आ रही है, कमेटी बाकायदा बना दी गई है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा कमेटी किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, उसमें सदस्य कौन कौन से होंगे, इन सब बातों का इंतजार करना होगा। देखना दिलचस्प होगा कि उसके बाद कमेटी किस फैसले पर पहुंचती है। लेकिन उससे पहले प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुना देते हैं। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है, कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है। ये डेमोक्रेसी, जहां मैं कर्नाटक से आता हूं, कर्नाटक से 12th सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। धन्यवाद। अभी तो कमेटी, तो एक देश एक चुनाव को लेकर देश में चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म हो चुका है। सरकार के इस फैसले के बाद चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन जहां एक और ये तर्क दिया जा रहा है कि इसमें जिस तरह से चुनावी खर्च होता है उसकी लागत को कम करना है, विरोधी अभी भी सरकार के इस तर्क से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार की मंशा को लेकर के सवाल उठाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच में सरकार की यही मंशा है? क्योंकि सवाल कहीं ना कहीं विपक्षी ये भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि उस पार्टी को चुनावी खर्च में कम करने की जरूरत क्या है जो पार्टी चुनाव में सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। सवाल कई सारे हैं। वक्त के साथ में जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जैसे जैसे कमेटी के फैसले सामने आएंगे, कमेटी किस निर्णय पर पहुंचती है, जब वो निकलकर सामने आ जाएगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा होगी। देखना दिलचस्प होगा कि कमेटी में कौन कौन से सदस्य पहले तो शामिल किए जाते हैं, उसके बाद कमेटी क्या संभावनाओं को सही बताती है, क्या देश में सचमुच एक देश एक चुनाव संभव है। क्योंकि चलिए आप मान लीजिए कि एक देश एक चुनाव संभव भी हो जाता है। आप उदाहरण के तौर पर 2024 में आप
एक देश एक चुनाव करवा दीजिए, लोकसभा के चुनाव भी करवा दीजिए और सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी करवा दीजिए, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उसके बाद अगले 5 सालों तक किसी भी तरह का बदलाव सरकार में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे बात लोकसभा की हो, चाहे बात राज्यों के चुनावों की हो, राज्यों में सरकार की हो। क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर समर्थन से सरकार बनती है। अगर कल को कोई पार्टी अपना समर्थन वापस खींच लेती है तो ऐसे में वहां पर सरकार गिरने की नौबत आ जाती है। जब सरकार गिरेगी तो क्या फिर 5 साल का इंतजार चुनाव कराने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि समय चक्र बाधित होगा। जिस तरह से 1952 में चुनाव हुए थे, उसके बाद 1968 में क्रम टूटा था क्योंकि समर्थन वापस ले लिया गया था। राज्यों की विधानसभाओं की बात आप कर लीजिए, तो क्या उस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगी? तो क्या संभावनाएं हैं? हालांकि अभी जो कमेटी है वो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा जरूर करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि कमेटी आखिरकार किस नतीजे पर पहुंचती है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।